नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी द इंजीनियर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय जीवन को पढ़ा था। नगरीय जीवन के बारे में हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे उन भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का, पक्की ईंटों का प्रयोग, पत्थर का प्रयोग, यहाँ की नालियाँ हमने और यहाँ की सड़कें सबका अध्ययन हमने कर लिया था और जिससे हमने ये सिद्ध किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद दोस्तों, नगरीय जीवन के बाद हम आज अध्ययन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन का। इसके बाद है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। देख दोस्तों, यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात करें तो हमें इस बात पर गौर करना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था ये मात्र सत्तात्मक समाज था कि ये प्रतिसत्तात्मक समाज था। तो यहाँ से पहली बात निकल कर आती है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था ये समाज मात्र सत्तात्मक था। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था या प्रतिसत्तात्मक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था दोस्तों ये मात्र सत्तात्मक समाज था। अब देखो इसकी जानकारी हमें लगी कैसे, हमने कैसे ये सिद्ध किया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था ये मात्र सत्तात्मक समाज था। दोस्तों, जब सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों का व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया, इसकी व्यापक स्तर पर खुदाई की गई, तो उन खुदाइयों में, उस उत्खनन में जो हमको अवशेष मिले थे उन अवशेषों में हमें मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी और यहां से जो मोहरें प्राप्त हुई थी इन मोहरों पर मातृ देवी के चित्र बने हुए थे। मोहरों पर किसके चित्र बने हुए थे दोस्तों? मातृ देवी के चित्र बने हुए थे और मातृ देवी की मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई थी। तो इनके आधार पर यह साबित किया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था ये मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। किससे पता लगाया था हमने ये? हमें यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियाँ और मोहरों पर मातृ देवी के चित्र प्राप्त हुए थे। इसी मातृ देवी को जॉन मार्शल ने पृथ्वी देवी भी कहा गया था। तो पृथ्वी देवी की या पृथ्वी माता की अवधारणा भी यहाँ से आई थी। तो इन्हीं मातृ देवी को पृथ्वी देवी भी कहा गया था। तो इसके आधार पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था दोस्तों वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था दोस्तों, यदि हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभाजित था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था दोस्तों वो 4 वर्गों में विभाजित था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कितने वर्गों में? सिंधु इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था दोस्तों ये कितने भागों में विभाजित था? 4 भागों में, 4 वर्गों में विभाजित था। आपको याद करने हैं कि ये वर्ग कौन कौन से थे। तो सबसे पहले है विद्वान, विद्वान योद्धा, विद्वान योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभाजित था सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, जिसमें कौन कौन से वर्ग के लोग रहते थे? विद्वान वर्ग के लोग, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो पहली बात
सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था दोस्तों कैसा था, मातृसत्तात्मक था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभाजित था, 4 वर्गों में। कौन कौन से वर्ग थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभाजित था सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे, युद्ध नहीं करते थे। ये जो योद्धा जो मिला है 4 भागों में जो विभाजित था, योद्धा दोस्तों बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए था, कबीले की रक्षा करने के लिए समाज में एक वर्ग था योद्धाओं का। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, याद रखना है तीसरा पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। इसकी जानकारी दोस्तों में कहाँ से मिलती है, इसलिए मिलती है वो जानकारी कि हमें कहीं से भी उत्खनन में हमें अस्त्र शस्त्र तलवार या अन्य किसी युद्ध सामग्री के साक्ष्य नहीं मिले हैं, अन्य किसी युद्ध सामग्री के साक्ष्य नहीं मिले, अन्य किसी युद्ध सामग्री के साक्ष्य नहीं मिले। तो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट, पहला ये समाज महासत्तात्मक समाज था, दूसरा ये जो समाज था ये 4 वर्गों में विभाजित था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। क्यों, कि कैसे पता लगा, क्योंकि जब इसका उत्खनन किया गया था यहाँ के स्थलों का, तो वहाँ से हमें किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, तलवार या अन्य किसी युद्ध सामग्री के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। इससे हम पता लगाते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे। उससे दोस्तों आगे बात करते हैं हम, तो यहाँ के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी थे। यहाँ के लोग शाकाहारी भी थे और कुछ लोग मांसाहारी भी थे। तो यहाँ के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी थे। तो यहाँ के लोग क्या थे, शाकाहार का प्रयोग करते थे और मांसाहार का भी प्रयोग करते थे। तो दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। आपको 4 महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने हैं इसमें। पहला कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था ये मातृसत्तात्मक समाज था। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। चौथा, यहाँ के लोग शाकाहार एवं मांसाहार दोनों का प्रयोग करते थे। उतार लीजिए आप इसको, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो ये था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। उतार लीजिए। फिर आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। देखिए दोस्तों, चलिए आगे हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के, देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन का, राजनीतिक स्वरूप का कोई निश्चित पता नहीं है। साक्ष्यों में यह पता नहीं लग पाया है कि यहाँ का राजनीतिक स्वरूप क्या था। यहाँ के राजनीतिक स्वरूप के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है और ऐसा कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन का पता लग सके। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इतिहासकारों ने हमें बताया है, विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर, विभिन्न उत्खनन के आधार पर यह बताया है कि यदि दोस्तों यदि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय जीवन को जिस प्रकार देखा जाए और सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के विस्तार को जिस प्रकार देखा जाए तो ये पता चलता है कि हो ना हो सिंधु घाटी सभ्यता के समाज पर, यहाँ के शासन पर पुरोहित वर्ग का आधिपत्य रहा होगा। तो पहले ये बात कुछ इतिहासकार कहते हैं कि
राजनीतिक जीवन के बारे में, इसके राजनीतिक स्वरूप के बारे में मतभेद है, निश्चित पता नहीं है। तो पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई निश्चित राजनीतिक स्वरूप का पता नहीं है, कोई निश्चित राजनीतिक स्वरूप नहीं था, कोई निश्चित राजनीतिक स्वरूप नहीं था। तो पहली बात, इसके राजनीतिक स्वरूप के बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के नगरों एवं व्यापक विस्तार को देखते हुए, यहाँ के नगरों एवं व्यापक विस्तार को देखते हुए, यहाँ के नगरों एवं व्यापक विस्तार को देखते हुए ये अनुमान लगाया जाता है कि शासन पर पुरोहित वर्ग का आधिपत्य रहा होगा। शासन पर किसका? पुरोहित वर्ग का आधिपत्य, पुरोहित वर्ग का आधिपत्य रहा होगा, पुरोहित वर्ग का आधिपत्य रहा होगा। तो कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के, यदि जिस प्रकार यहाँ के नगर हैं और उनका जो विस्तार है उसको देखा जाए तो ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव रहा होगा, पुरोहित वर्ग का आधिपत्य रहा होगा। उसके बाद दूसरा दोस्तों, यहाँ के व्यापार वाणिज्य को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि शासन पर वणिक वर्ग का प्रभाव रहा होगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीज हैं कि राजनीतिक जीवन के बारे में कोई निश्चित स्वरूप का पता तो नहीं लगता है, लेकिन कुछ साक्ष्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि या तो पुरोहित वर्ग का या वणिक वर्ग का शासन पर आधिपत्य था। तो दोस्तों, यहाँ के व्यापार वाणिज्य को देखकर, यहाँ के व्यापार वाणिज्य के आधार पर, यहाँ के व्यापार वाणिज्य के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है, यहाँ के व्यापार वाणिज्य के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ वणिक वर्ग का, वणिक वर्ग का प्रभाव रहा होगा। किसका प्रभाव रहा होगा दोस्तों? यहाँ प्रभाव रहा होगा वणिक वर्ग का। तो राजनीतिक जीवन में दो महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है कि या तो पुरोहित वर्ग का प्रभाव रहा होगा यहाँ प्रभाव रहा होगा वणिक वर्ग का। दोस्तों, ये था सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। उतार लीजिए आप इसको, सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन को उतार लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उतार लीजिए दोस्तों, ये था सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए, आप अपने रजिस्टर में इसको नोट कीजिए। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। उतार लीजिए, हाँ आगे चलिए। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन। देखिए, आर्थिक जीवन की यदि हम बात करें तो इसमें हम कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य आदि का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात की जाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों, इनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था व्यापार और वाणिज्य। ये कृषि भी करते थे, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए ये कृषि करते थे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करते थे, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि करते थे। लेकिन इनका जो मुख्य व्यवसाय था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, और कई बार हम गलत करके जाते हैं, कृषि लिख के आ जाते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों, वो था व्यापार वाणिज्य। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार वाणिज्य था। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों, वो क्या था?
व्यापार वाणिज्य। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है पहला पॉइंट। मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार वाणिज्य। और इसी के आधार पर मैंने आपको बताया था कि व्यापार और वाणिज्य को देखते हुए, इसी के आधार पर हम कहते हैं कि राजनीति में जो शासन पर आधिपत्य रहा होगा वो वणिक वर्ग का रहा होगा, व्यापारियों का रहा होगा। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों था व्यापार एवं वाणिज्य। अब यदि मैं व्यापार वाणिज्य की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ से जो व्यापार होता था वो विदेशी व्यापार भी होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। तो उसके बाद यहाँ के लोग विदेशी व्यापार करते थे, विदेशी व्यापार भी करते थे। यहाँ के लोग दोस्तों क्या करते थे? विदेशी व्यापार। अब देखिए विदेशी, अब ऐसे तो हम कह नहीं सकते कि विदेशी व्यापार करते थे बस कह दिया खत्म, नहीं, हमको सबूत देना होगा कि हमें कहाँ से ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से ऐसी सामग्री प्राप्त हुई है जिससे ये पता लगे हमें कि ये लोग क्या करते थे? विदेशी व्यापार करते थे, विदेशों से वस्तुओं का आयात करते थे। तो देखिए दोस्तों, हमने एक स्थल पढ़ा था, विस्तार से मैंने आपको बताया था, एक स्थल पढ़ा था दोस्तों हमने, उस स्थल का नाम था लोथल। और ये स्थल दोस्तों प्राप्त हुआ था कहाँ से? ये दोस्तों स्थल प्राप्त हुआ था गुजरात से। और मैंने आपको बताया था कि जो लोथल था दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? बंदरगाह नगर था, बंदरगाह नगर था। और ये जो बंदरगाह नगर था ये पश्चिमी एशिया से, पश्चिम एशिया विदेश हो गया, तो पश्चिम एशिया से व्यापार होता था यहाँ। तो विदेशों से हम व्यापार करते थे, तो लोथल से जो बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ से हमें ये पता लगा है कि ये लोग विदेशी व्यापार करते थे। और पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख केंद्र था दोस्तों कौन सा? लोथल। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? एक मम्मी प्राप्त हुई थी, एक मम्मी प्राप्त हुई थी, एक मंगोलियन पुजारी की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई थी हमें मोहनजोदड़ो से, जिससे अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के लोगों में आपस में आदान प्रदान रहा है और वो लोग व्यापार करने यहाँ आए थे और व्यापार करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। कई हमें यहाँ से विदेशी कंकाल प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के लोग क्या करते थे? विदेशी व्यापार। तो पहला यहाँ के लोग विदेशी व्यापार करते थे, जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? पहला है दोस्तों क्या? लोथल। उसके बाद हमें क्या मिला है? हमें मैंने आपको बताया था एक ताबूत समाधान मिला है कि नहीं मिला है हड़प्पा से? तो ताबूत समाधान या विदेशी कब्र, ताबूत समाधान या विदेशी कब्र हमें दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी हड़प्पा से। उसके बाद दोस्तों लोथल से ही हमें क्या प्राप्त हुई थी? फारस की मोहर। फारस, और फारस विदेश है, तो यहाँ से पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे? क्या करते थे दोस्तों? विदेशी व्यापार करते थे। तो ताबूत समाधान या विदेशी कब्र मिली दोस्तों कहाँ से? हड़प्पा से मिली है। उसके बाद हमें दोस्तों लोथल से ही क्या मिला है? मम्मी का मॉडल, मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है। किसका मॉडल प्राप्त हुआ है? मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है। तो इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग क्या करते थे दोस्तों? विदेशी व्यापार करते थे। अब हम ये बताएंगे कि वो जो विदेशी व्यापार होता था वो किन किन देशों से होता था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लोथल था ये बंदरगाह नगर था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। तो पश्चिमी एशिया से व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था दोस्तों वो क्या था? लोथल। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमें फारस की मोहर प्राप्त हुई है, मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से हमें ताबूत समाधान या विदेशी कब्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग विदेशी व्यापार करते थे। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा कि जो लोग थे ये किन किन देशों से विदेशी व्यापार करते थे और कौन कौन सी वस्तुएँ आयात की जाती थी। आप इसको यहाँ तक उतार लीजिए। आर्थिक जीवन में पहला दोस्तों यह है, उतार लीजिए आप इसको। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उतार लीजिए दोस्तों इसको। चलिए इसके बाद हम बताते हैं आपको कि जो व्यापार होता था वो कहाँ कहाँ से होता था। देखिए दोस्तों, व्यापार जो होता था तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की गई, इसका उत्खनन किया गया, तो वहाँ से निम्न नगरों के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो जैसे हमें जो व्यापार होता था दोस्तों
व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था मेलुहा। कौन सा केंद्र था दोस्तों? मेलुहा। उसके बाद एक प्रमुख केंद्र था दोस्तों, वो था दिलमुन। उसके बाद दोस्तों एक प्रमुख केंद्र था, उसका नाम था माकन। ये 3 प्रमुख केंद्र थे व्यापार के। अब देखिए दोस्तों, उस समय मेलुहा कहा गया था, इसको वर्तमान में क्या कहा जाएगा? आपसे ऐसा सवाल पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेलुहा जो एक मुख्य व्यापारिक स्थल था, इसका समीकरण वर्तमान में किस स्थल से लगाया जाता है? ऐसा सवाल पूछेगा दोस्तों। मेलुहा का वर्तमान समीकरण बैठता है कहाँ से? सिंध प्रदेश से। कहाँ से बैठता है? सिंध प्रदेश को दोस्तों क्या कहा गया था? मेलुहा। दिलमुन जो दोस्तों बहरीन तट है, बहरीन तट को दोस्तों कहा गया था दिलमुन। जो दोस्तों वर्तमान का ओमान है, इस ओमान को उस समय कहा गया था दोस्तों माकन। तो व्यापार के प्रमुख केंद्र मेलुहा, जिसको सिंध प्रदेश से इसका समीकरण बैठता है। दिलमुन वर्तमान का बहरीन तट, माकन ये वर्तमान का ओमान। तो ये 3 प्रमुख क्या थे दोस्तों? व्यापारिक केंद्र थे। क्या थे? व्यापारिक केंद्र, प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे ये, मेलुहा, दिलमुन और माकन। माकन का समीकरण बैठता है ओमान से। तो ये 3 प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, मेलुहा, दिलमुन और माकन। उसके बाद हम करते हैं कि दोस्तों ये कहाँ कहाँ से व्यापार होता, उतार लीजिए आप इसको। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं हम कहाँ कहाँ से मंगाते थे। तो आपसे इन तीनों पॉइंटों को आप याद करोगे। आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल है मेलुहा, दिलमुन और माकन, इनका समीकरण वर्तमान में कहाँ कहाँ से बैठाया जाता है? मेलुहा सिंध प्रदेश, दिलमुन बहरीन तट और माकन ओमान, ये व्यापारिक केंद्र थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ कहाँ से आयात की जाती थी। तो एक तरफ हम लिखेंगे दोस्तों आयात की जाने वाली वस्तुएं, आयात की जाने वाली वस्तुएं, आयात की जाने वाली वस्तुएं। और एक तरफ हम लिखेंगे देश, कि वो वस्तुएं किस देश से आयात की जाती थी। तो एक तरफ है दोस्तों आयात की जाने वाली वस्तुएं, एक तरफ है वो किस देश से आयात की जाती थी। अब देखिए, जैसे हम आपको बताएं कि चांदी और टिन, चांदी और टिन ये दोस्तों आयात की जाती थी ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान से आयात की जाती थी चांदी और टिन। यहाँ सवाल आता है दोस्तों, इस सारणी को आपको याद रखना होगा, उतार लीजिए इसको। तो चांदी और टिन ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। उसके बाद है तांबा, और दोस्तों तांबा आयात किया जाता था खेतड़ी। और खेतड़ी दोस्तों आपको पता है, खेतड़ी है झुंझुनू, और झुंझुनू दोस्तों पड़ता है राजस्थान में। तो तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? खेतड़ी से। उसके बाद है दोस्तों सोना, और सोना आयात किया जाता था दोस्तों ईरान से, अफगानिस्तान से, ईरान से, अफगानिस्तान से और दक्षिणी भारत से, और साउथ इंडिया दक्षिणी भारत। और यहाँ भी दोस्तों मुख्य रूप से एक जगह थी, और वो थी कर्नाटक। कहाँ से? कर्नाटक से। तो चांदी और टिन ईरान और अफगानिस्तान से आयात किए जाते थे। तांबा ये खेतड़ी से आयात किया जाता था। सोना ईरान, अफगानिस्तान और दक्षिणी भारत, और दक्षिणी भारत में भी दोस्तों कहाँ से? कर्नाटक से। तो चांदी और टिन, तांबा और सोना। इसके बाद दोस्तों है शिलाजीत, शिलाजीत, और शिलाजीत आयात की जाती थी हिमालयी क्षेत्र से, हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र से शिलाजीत। उसके बाद है दोस्तों लाजवर्दमणि, लाजवर्दमणि, लाजवर्दमणि और नील रत्न, ये बहुमूल्य पत्थर थे। लाजवर्दमणि और नील रत्न जो कि क्या थे दोस्तों? ये थे बहुमूल्य पत्थर। तो लाजवर्दमणि और नील रत्न ये आयात किए जाते थे बदखसा, और बदखसा दोस्तों है कहाँ? अफगानिस्तान में।
बदखसा अफगानिस्तान से ये आयात किए जाते थे, लाजवर्द मणि और नीलरत्न। तो ये आपको दोस्तों याद रखनी है, सारणी आपको याद रखनी है। एक तरफ तो आप उतारिए आयात की जाने वाली वस्तुएं और एक तरफ देश, कि किस देश से कौन कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी। उतार लीजिए आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर समझा रहा हूँ मैं। चांदी और टिन आयात किए जाते थे ईरान और अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी झुंझुनू से, सोना ईरान और अफगानिस्तान में दक्षिण भारत और दक्षिण भारत में कर्नाटक, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से, लाजवर्द मणि और नीलरत्न जो कि बहुमूल्य पत्थर हुआ करते थे, ये बदखसा अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। उतार लीजिए आप इसको। तो दोस्तों ये था व्यापार, और व्यापार में आयात की जाने वाली वस्तुएं। व्यापार के मुख्य केंद्र थे दोस्तों मेलुहा, दिलमुन और माकन, और उसके बाद ये वस्तुएं यहाँ से आयात की जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था दोस्तों व्यापार और वाणिज्य। तो आर्थिक जीवन में सबसे पहले है इसका व्यापार और वाणिज्य। इसके बाद हम आर्थिक जीवन में पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ की कृषि, कि कृषि किस प्रकार होती थी। तो अगर आपसे मुख्य व्यवसाय की बात की जाए तो जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वो तो व्यापार और वाणिज्य था, लेकिन यहाँ के लोग कृषि भी करते थे अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यहाँ के लोग कृषि कार्य भी करते थे। तो आर्थिक जीवन में अगला जो पॉइंट है व्यापार, पहला जो पॉइंट है दोस्तों आर्थिक जीवन में वो याद रखना है आपको, व्यापार और वाणिज्य। उसके बाद दूसरा है वो आपको याद रखना है कृषि। अब देखिए हम कृषि की बात करते हैं। जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बताए दोस्तों, उसमें हमने चर्चा की थी कृषि की, कि कौन कौन से साक्ष्य, किस किस फसल के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे। अब यहाँ आपसे विस्तार से बताते हैं आपके लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कृषि। देखिए यहाँ के लोग दोस्तों जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य करते थे, ये इनका सेकेंडरी गौण व्यवसाय था। तो यहाँ के लोग जीविकोपार्जन के लिए, यहाँ के लोग जीविकोपार्जन के लिए, यहाँ के लोग जीविकोपार्जन के लिए कृषि करते थे, जीविकोपार्जन के लिए कृषि करते थे। यह है इनका गौण। गौण का मतलब होता है सेकेंडरी, द्वितीयक। प्रथम कौन सा था? व्यापार और वाणिज्य। तो यह इनका गौण व्यवसाय था। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दोस्तों ये क्या करते थे? कृषि करते थे। तो जीविकोपार्जन के लिए, और यहाँ यह इनका गौण व्यवसाय था। तो यहाँ से एक बात तो ये निकल कर आती है कि व्यापार और वाणिज्य इनका मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद दूसरे नंबर पर इनका मुख्य व्यवसाय दोस्तों जो था वो था कृषि। देखिए उसके बाद दोस्तों अब कृषि में हम बात करते हैं कि किस किस की ये कृषि करते थे। एक एक आपको मैं विस्तार से बता रहा हूँ, आपको याद रखना है, सवाल पूछे जाते हैं। तो कृषि में यदि बात बताऊँ दोस्तों तो पहला है यहाँ के लोगों की इनकी मुख्य फसलें। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी। तो इनकी मुख्य फसलें दोस्तों थी गेहूँ और जौ। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से। जो हड़प्पा से 12 अन्नागार प्राप्त हुए थे, उन अन्नागारों के मध्य ही हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे। तो मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ, इनकी प्रमुख फसलें थी गेहूं और जौ। और इनके जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है दोस्तों चावल एवं बाजरा। चावल एवं बाजरा इनको भी उगाते थे ये, इनकी भी कृषि कार्य करते थे। और चावल एवं बाजरा के साक्ष्य दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है, चावल और बाजरा इसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? लोथल से। उसके बाद मैंने आपको बताया था गेहूं और जौ, लेकिन इसमें मैंने आपको एक स्थल बताया था बनावली, और उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि ये पूछ लिया जाए आपसे कि उन्नत किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे, तो उन्नत किस्म के जौ और उन्नत किस्म के जौ के साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए थे बनावली से। और बनावली दोस्तों स्थित है कहाँ? हरियाणा में। तो बनावली हरियाणा से उन्नत किस्म के जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और ये पूछे कि जौ कहाँ मिला है, तो जौ मिला है दोस्तों हड़प्पा में। उसके बाद दोस्तों
तिल एवं सरसों का ढेर, तिल एवं सरसों का ढेर। और दोस्तों तिल एवं सरसों का ढेर भी कहाँ प्राप्त हुआ है? ये भी दोस्तों प्राप्त हुआ है कहाँ से? बनावली से प्राप्त हुआ है। तो मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ, जिसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। उसके बाद लोथल से चावल एवं बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। उन्नत किस्म के जौ बनावली हरियाणा से मिले हैं। तिल एवं सरसों का ढेर भी कहाँ से मिला है? बनावली हरियाणा से मिला। उसके बाद दोस्तों आप याद रखना चावल और चावल या धान, चावल या धान तो हमें प्राप्त हुआ लोथल से, लेकिन यही यदि ये पूछ ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपको बताया था, अगर ये पूछ लिया जाए कि धान या चावल की भूसी, धान या चावल की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दोस्तों ये प्राप्त मैंने आपको रंगपुर में बताया था, रंगपुर गुजरात, और रंगपुर से हमें धान या चावल की भूसी प्राप्त हुई है। तो धान या चावल तो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। धान या चावल की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो धान या चावल की भूसी प्राप्त हुई है रंगपुर से। दोस्तों उसके बाद हमें जौ कहाँ से मिला है? जौ मिला है हड़प्पा से, लेकिन उन्नत किस्म का जौ कहाँ मिला है? उन्नत किस्म का जौ मिला है बनावली हरियाणा से। यहाँ तक आप इसको उतारे दोस्तों, उसके बाद हम आगे बताएंगे इसकी कृषि के बारे में। यहाँ तक आप इसको उतार लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम आगे बताएंगे कि ये और कौन कौन सी कृषि करते थे। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों हम कृषि में कपास की। कपास इंपॉर्टेंट है। कपास देखिए, कपास की यदि हम बात करें दोस्तों, कपास तो कहा जाता है कि कपास की खेती करने का श्रेय विश्व में सर्वप्रथम, विश्व के लोगों को कपास की खेती करना सिखाया ही किसने था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। तो सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय, सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, यदि कपास की हम बात करें तो कपास की खेती करने का श्रेय, सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। और दोस्तों जो यूनानी लोग थे, यूनानियों ने कपास की खेती करना कहाँ से सीखा था? इन्हीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से ही सीखा था। और यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे? सिंडन। इंपॉर्टेंट है। तो यूनानियों ने कपास की खेती करना कहाँ से सीखा था? सिंधु वासियों से सीखा था। और यूनानी कपास का उच्चारण क्या करते थे? सिंडन। आपसे कोई पूछ ले कि यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे, तो यूनानी लोग कपास का उच्चारण दोस्तों क्या करते थे? सिंडन करते थे। तो कपास को यूनानी लोग कहते थे क्या? सिंडन कहते थे। तो कपास, सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से मिला है। और यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। मैंने आपको बताया है कि हमें सूती कपड़ा, और ये कपास से ही बनता था, सूती कपड़ा के साक्ष्य मैंने आपको बताया होगा दोस्तों कि सूती कपड़ा के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं सूती कपड़ा के साक्ष्य। और एक स्थल था दोस्तों नवपाषाण का स्थल मेहरगढ़, और मेहरगढ़ से प्राचीनतम बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, और मेहरगढ़ से कपास की खेती करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद दोस्तों एक स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा से भी
कपास की खेती करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ से भी कपास की खेती करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो कपास है, कपास की खेती सर्वप्रथम करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। और यूनानी लोग इसका उच्चारण किसमें क्या करते थे? वो कपास को कहते थे सिंडन। और सूती कपड़ा का साक्ष्य हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। तो अगर मैं बात करूं कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, तो दोस्तों एक स्थल है, उस स्थल का नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़, इससे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ये बलूचिस्तान में स्थित है। इसी स्थल से हमें प्राचीनतम बस्तियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये है सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन में व्यापार वाणिज्य हो गया, व्यापार वाणिज्य के बाद कृषि हो गई, इसको उतार लीजिए आप। और कृषि के बाद हम पढ़ते हैं पशुपालन। यहाँ के लोग कौन कौन से पशु पालते थे, किस किस पशु का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता, यहाँ तक आप उतार सकते हैं दोस्तों इसको। यह है सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कृषि के बाद हम पढ़ेंगे पशुपालन। चलिए अगला है पशुपालन। तो आर्थिक जीवन में पहला है व्यापार वाणिज्य, इसके बाद कृषि, और कृषि के बाद आता है दोस्तों पशुपालन। पशुपालन, देखिए यदि पशुपालन की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ के लोग थे वो गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, भेड़, इनके क्या थे दोस्तों? इनके पालतू पशु थे। अब देखिए पशुपालन में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या प्राप्त नहीं होता। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं या नहीं हुई हैं? प्राप्त हुई हैं हमें। और घोड़े की अस्थियां दोस्तों प्राप्त हुई थी सुरकोटदा से। तो पहला है घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई थी सुरकोटदा से। लेकिन मैंने आपको बताया था सुरकोटदा में कि सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के या हड्डियों के साक्ष्य तो मिले थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। घोड़े से परिचित नहीं थे। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ का जो पशु था, जिस पशु के सर्वाधिक चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो है एक श्रृंगी पशु। कौन सा? एक श्रृंगी पशु। एक श्रृंगी पशु। यहाँ से जो हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं, इन मोहरों पर सर्वाधिक जो अंकन किया गया है, मोहरों पर सर्वाधिक जो अंकन किया गया है दोस्तों, वो किस पशु का किया गया है? वो एक श्रृंगी पशु का किया गया है। तो आपको याद रखना है एक श्रृंगी पशु। और दोस्तों इसमें भी था, कौन सा पशु था ये था वृषभ या ये था बैल। तो एक श्रृंगी पशु वृषभ या बैल के साक्ष्य भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें बिना कुबड़ वाला सांड क्या प्राप्त हुआ है? बिना कुबड़ वाला सांड भी प्राप्त हुआ है। तो पशुपालन में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन ये घोड़े से परिचित नहीं थे। यहाँ से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, उन मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जिसका किया गया है वो है एक श्रृंगी पशु वृषभ या बैल। यहाँ से बिना कुबड़ वाला सांड भी प्राप्त हुआ है। लेकिन दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि गाय के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं या नहीं मिले, तो ऐसी कोई भी आकृति हमें नहीं मिली है, ऐसी कोई भी मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि हमें यहाँ से गाय के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो इम्पोर्टेंट है, बैल तो मिला है, लेकिन ध्यान रखना गाय के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। गाय के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। गाय के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुए थे, बल्कि इसके विपरीत बिना कुबड़ वाला सांड और एक श्रृंगी पशु हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। ऐसा कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला है, ऐसी कोई मूर्ति हमें नहीं मिली है, ऐसी कोई आकृति हमें नहीं मिली है जिससे यह पता लगाया जा सके कि ये गाय के साक्ष्य है या नहीं है। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ दोस्तों हाथी। तो हाथी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं
मैंने आपको बताया था एक स्थल प्राप्त हुआ है दोस्तों गुजरात में, और उस स्थल का नाम है रोजदी। इंपॉर्टेंट है, इस रोजदी स्थल से, और रोजदी कहाँ है? रोजदी है गुजरात में। यहाँ से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हाथी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यहाँ के लोग हाथी पालते थे। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से ऊँट, किसके? ऊँट एवं गधा, ऊँट एवं गधा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और ऊँट एवं गधा का जो प्रयोग किया जाता था, इन दोनों का उपयोग दोस्तों बोझा ढोने के लिए किया जाता था। ऊँट एवं गधे का प्रयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता था। तो हाथी के साक्ष्य मिले हैं, ऊँट एवं गधे के साक्ष्य मिले हैं, और ऊँट एवं गधे का जो उपयोग किया जाता था, इनका उपयोग किया जाता था बोझा ढोने के लिए। घोड़े की अस्थियां मिली हैं, लेकिन घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे। मोहरों पर सर्वाधिक चित्रण या सर्वाधिक अंकन एक सरंगी पशु का किया गया है, जैसे वृषभ या बैल कहा गया है। यहाँ से बिना कुबड़ वाला सांड भी प्राप्त हुआ है, लेकिन गाय के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। हाथी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रोजदी से। ऊँट एवं गधा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, जिनका उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता था। यहाँ से एक बार एक सवाल आया था दोस्तों कि सिंधु घाटी सप्ताह के किस स्थल से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये नोट कर लीजिए आप, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य। ऊँट के बारे में ये जानते थे, और ऊँट एवं गधे का प्रयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता था। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऊँट की हड्डियों के साथ, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य सिंधु घाटी सप्ताह के किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य सिंधु घाटी सप्ताह का जो स्थल है कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ राजस्थान में है, तो कालीबंगा से हमें ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है पशुपालन, इसको आप उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये था सिंधु घाटी सप्ताह का पशुपालन, उतार लीजिए इसको। दोस्तों ये था सिंधु घाटी सप्ताह का सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सप्ताह का राजनीतिक जीवन, और सिंधु घाटी सप्ताह का आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सप्ताह के सामाजिक जीवन हमने आपको बताया था कि ये समाज मातसत्तात्मक समाज था। समाज 4 वर्गों में विभाजित था। यहाँ के लोग शांति प्रिय होते थे, और यहाँ के लोग शाकाहार एवं मांसाहार दोनों का उपयोग करते थे। उसके बाद हमने बताया था आपको यहाँ का राजनीतिक जीवन, और राजनीतिक जीवन हमने आपको बताया था कि यहाँ का जो राजनीतिक शासन था वो या तो पुरोहित वर्ग के और या वणिक वर्ग के हाथ में था। उसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया था आर्थिक जीवन, और आर्थिक जीवन हमने आपको बताया था यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार वाणिज्य। उसके बाद हमने आपको बताई कृषि, और उसके बाद हमने आपको बताया पशुपालन। तो दोस्तों ये था सिंधु घाटी सप्ताह का सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन। अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सप्ताह का धार्मिक जीवन क्या था, और सिंधु घाटी सप्ताह में माप तोल क्या थी, यहाँ की मोहरें कौन सी प्राप्त हुई थी, यहाँ की लिपि कैसी थी, और आखिरकार सिंधु घाटी सप्ताह का पतन कैसे हुआ। धन्यवाद।